हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ गुंजन हियर और आज हम पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे शॉर्ट में CAG कैग भी कहा जाता है। कैग पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1857 में हुआ था, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा 1950 में मिला। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में रखा गया। 1976 के पूर्व कैग केंद्रीय स्तर पर लेखांकन एवं लेखा परीक्षण दोनों कार्य करता था, किंतु 1976 के पश्चात एक संशोधन के तहत कैग को लेखा कार्य से मुक्त कर दिया गया और सिर्फ लेखा परीक्षक के लिए नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है और ये अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि हम इनके पदमुक्ति की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति इन्हें उसी प्रक्रिया से पदमुक्त करता है जिस प्रक्रिया से भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किया जाता है, सिद्ध कदाचार के आधार पर। यदि फर्स्ट CAG की बात करें तो वी नरहरि राव थे और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कार्यकाल हम देखें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पूर्व में हो। हम एक और CAG का नाम याद रख सकते हैं, अशोक चंदा, क्योंकि ये एक ऐसे CAG थे जिन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाने पर विवाद हुआ था। इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही होते हैं और भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। पद के दौरान इनकी सेवा शर्तें, वेतन भत्ते में किसी प्रकार का कोई आलापकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो CAG हैं ये रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी प्रकार का कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। इन्हें सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त होती है, जिसमें ये किसी को समन भेज सकते हैं, कोई रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, ये सारे कार्य कर सकते हैं। यदि हम वार्षिक रिपोर्ट की बात करें तो भारत का CAG अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति इसे संसद में रखता है, जहाँ पर इस पर चर्चा होती है। यदि किसी राज्य की लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन है तो वह संबंधित राज्य के राज्यपाल को देगा और राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जहाँ पर इस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसके पद की स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक भारत के सार्वजनिक वित्त का संरक्षक होता है, तो निर्बाध होकर ये अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा कर सके, इसके लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कार्यपालिका से मुक्त रखा गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप लोग याद रखिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके वेतन भत्ते हैं और जो पदमुक्ति है, नियुक्ति है, सभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसे वही स्थान और स्तर प्रदान किया गया है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त है। ठीक है, ये सारी जो मैंने पहले बताया, पदमुक्ति, नियुक्ति, वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, ये सब भारत के न्यायाधीश के समान है, क्योंकि इसका पद का जो स्तर है, स्थान है, वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं बताऊंगी इनके कार्य। तो अनुच्छेद 149 के तहत इनके जो कार्य हैं, नियंत्रक के रूप में ये सुनिश्चित करते हैं कि जो संचित निधि से जो भी धन की निकासी हुई है, विधायिका की अनुमति के अनुसार हुई है या नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज़, महालेखा परीक्षक के रूप में ये पता लगाते हैं कि जो धन का खर्च हुआ है वह संसदीय अनुमति के अनुरूप निर्धारित नियम प्रक्रिया के अनुसार हुआ है या नहीं। ठीक है, तो एक धन निकासी का मामला और जो धन निकल चुका है उसका जो खर्च है, उस मामले दोनों को देखते हैं और इसके तहत ही ये देखते हैं कि जो धन खर्च किया गया है उस धन को कानूनी रूप से उन्हीं कार्यों के लिए खर्च किया गया कि नहीं जिसके लिए ये निकासी हुई थी। ठीक है, और जो धन खर्च हुआ है उसकी सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी या नहीं, और सक्षम अधिकारी द्वारा ही व्यय किया गया है या नहीं, और जो धन खर्च के लिए तकनीकी और विधिक औपचारिकताएं हैं वो पूरी की गई थी या नहीं। ठीक है,
इसके अलावा वो ये देखता है कि जो धन का भुगतान हुआ है वो सही व्यक्ति को हुआ है कि नहीं, और धन का भुगतान करते समय जो संबंधित रसीद होते हैं, वाउचर्स होते हैं, वो लगे हुए हैं कि नहीं। ठीक है, धन का जो खर्च है उसका जो औचित्य है, मतलब जिस पर्पस के लिए लिए गया था, ठीक है, उसी से संबंधित सारे खर्च हुए हैं या नहीं। और यदि किसी भी कार्य के लिए धन खर्च किया गया है तो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा धन खर्च कर लिया गया हो, उसमें मितव्ययिता का ध्यान रखा गया है कि नहीं, मनमर्जी तो खर्च नहीं किया गया है। ठीक है, और सरकारों के व्यापारिक और निर्माण कार्यों से संबंधित लेन देन और बैलेंस शीट का परीक्षण करके वित्तीय औचित्य का भी पता लगाता है। ठीक है, CAG संघ एवं राज्यों के वार्षिक लेखों का प्रमाणीकरण भी करता है। इससे वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के आय व्यय भी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये थे इसके कार्य। ठीक है, तो ये था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर वीडियो। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।